महीने आपकी मानसिक स्थिति अलग हो सकती है और ईयर टू ईयर हर साल भी आपकी मानसिक स्थिति बदलती रहती है। ये कई चीज़ों पे डिपेंडेंट होती है, बट ओवरऑल आप कैसा महसूस कर रहे हैं, आपकी सोच कैसी है, आप चीज़ों से कैसे कैसे सामना कर रहे हैं, उसको मानसिक स्वास्थ्य बोलते हैं। तो अच्छा मानसिक स्वास्थ्य क्या होता है? एक अच्छा मानसिक स्वास्थ्य ये होता है कि आप कितने इमोशंस को महसूस कर पाते हैं। हम कभी दुखी भी होते हैं, कभी खुश भी होते हैं, कभी घबराहट भी होती है, बट ये सारे इमोशंस थोड़ी देर के लिए रहते हैं, और इन सभी इमोशंस को महसूस करना मानसिक स्वास्थ्य बनाता है। हम अपने आसपास की चीज़ों में कितना एंगेज हो पाते हैं, हमारे आसपास का जो कुछ भी चल रहा है हम उसमें कितना अपने आप को इन्वॉल्व कर पाते हैं, अपनी ज़िंदगी को कितना प्रोडक्टिवली जी पाते हैं। मतलब जो चीज़ें हम करना चाहते हैं, जिस तरीके से करना चाहते हैं, क्या हम उन्हें कर पा रहे हैं, तो वो एक अच्छे मानसिक स्वास्थ्य का लक्षण है। रोज़मर्रा के जो स्ट्रेसर्स आते हैं, जो चीज़ें हमें परेशान करती हैं, तनाव क्रिएट करती हैं, बदलती हुई ज़िंदगी में, या कई बार कोई चीज़ें हमें पता नहीं होता क्या करना है, ऐसे में ऐसे हालात में भी अगर हम उससे कोप कर पा रहे हैं, उस प्रॉब्लम का सामना कर पा रहे हैं, उस स्ट्रेस का, उस तनाव को मैनेज कर पा रहे हैं, तो वो एक अच्छे मानसिक स्वास्थ्य का लक्षण है। मानसिक स्वास्थ्य तो ये होता है। मानसिक परेशानियां क्या होते हैं? एक मानसिक परेशानी कैसी दिख सकती है? मानसिक परेशानी जो है वो छोटी से छोटी डिस्टर्बेंस भी हो सकती है और एक बहुत बड़ी मानसिक बीमारी का भी रूप ले सकती है। जैसे कि रोजमर्रा की जिंदगी में अगर तनाव बहुत ज्यादा बढ़ जाए तो उससे घबराहट बढ़ सकती है, बेचैनी थोड़ी बहुत बढ़ सकती है, थोड़ा मन बदल सकता है, जो कि माइल्ड डिस्टर्बेंस, छोटी प्रॉब्लम हो सकती है। और साथ ही साथ ये प्रॉब्लम इतनी भी बढ़ सकती है कि एक पूरी बीमारी का रूप ले ले, जैसे डिप्रेशन हो गया, एंजाइटी हो गया, डिसऑर्डर हो गया। जब भी हमें लगे कि कुछ ठीक नहीं है, कई बार हम नहीं बता सकते कि एग्जैक्टली क्या बदला है, बट हमें लग रहा है कि हम पहले जैसे थे अब वैसे नहीं है, हम उस तरीके से चीज़ों को नहीं कर पा रहे हैं, कुछ ठीक नहीं लग रहा है हमें अपने आप में, तो वो भी एक इंडिकेशन हो सकता है कि मानसिक स्वास्थ्य या मानसिक परेशानी से आप जूझ रहे हैं। और साथ ही साथ जैसे हमने कहा साइकेट्रिक इलनेस का भी ये रूप ले सकती है, तो वो भी ध्यान रखना है कि कितना लक्षण हमें दिख रहे हैं उस प्रॉब्लम के, जो कि डिसाइड करेगा कि ये पूरी बीमारी बन चुकी है या फिर ये थोड़ा माइल्ड डिस्टर्बेंस है। तो ऑन अ कॉन्टिन्यूम मतलब मानसिक स्वास्थ्य रेंज कर सकता है। बहुत हेल्दी मानसिक स्वास्थ्य, एक स्वस्थ मानसिक स्थिति में हम पूरा नॉर्मली फंक्शन कर पाते हैं। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, जो कि ठीक भी हो जाता है, वो नॉर्मल है। इसके अलावा जो मानसिक परेशानी है वो माइल्ड से लेकर सिवियर कैटेगरी तक हो सकती है। माइल्ड मतलब थोड़ी बहुत मानसिक परेशानी जिसमें कि हमें थोड़ा बहुत तनाव है, कई तरह के तनाव हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में आते हैं। अगर ये तनाव या स्ट्रेस के जाने से हम वापस नॉर्मल फंक्शनिंग में आ जाते हैं, तो ये माइल्ड डिस्टर्बेंस है, ये एक थोड़ी बहुत मानसिक परेशानी है। बट अगर यही जितना ये हमें हमारा इम्पेयरमेंट कर रही है, मतलब जितना ये हमारे को कितना हम काम कर पा रहे हैं उसमें बाधा डाल रही है, वो भी डिसाइड करता है कि मानसिक परेशानी कितनी ज्यादा है। अगर ये हमारे काम करने में या लोगों से बातचीत करने में, डेली के काम करने में थोड़ी बाधा डाल रही है, तो ये माइल्ड डिस्टर्बेंस हो सकती है। लेकिन अगर वो बहुत ज्यादा बाधा डाल रही है कि इंसान अब अपना ऑफिस का काम नहीं कर पा रहा है, या कोई स्टूडेंट है तो वो पढ़ाई नहीं कर पा रहा है, या फिर आप और लोगों से बात करने का बिल्कुल मन नहीं है, हमने अपने आप को विड्रॉ कर लिया है, वो सिवियर कैटेगरी में आ सकता है मानसिक परेशानियों के, मतलब बहुत ज्यादा मानसिक परेशानी माना जाता है। हमें क्यों मानसिक परेशानियों को जानने की ज़रूरत है? हमें क्यों ज़रूरत है कि हम पहचानें कि हमें कोई मानसिक परेशानी है या नहीं? क्योंकि ये जो मानसिक स्थिति होती है हमारी, जो मानसिक स्वास्थ्य है हमारा, वो कई चीज़ें उस पर डिपेंडेंट होती है। जितना स्वस्थ हम मानसिक रूप से हैं, उतना ही हम चीज़ों
का सामना कर सकते हैं, उतना ही हम अपनी लाइफ में अच्छे से परफॉर्म कर सकते हैं। तो कई चीजें हो सकती है अगर हमारी मानसिक परेशानियां चलती जा रही हैं। ऑब्वियसली इंक्रीज सुसाइड रिस्क एक है, मतलब कि इसमें चांस बढ़ जाते हैं कि इंसान अपने आप को किसी भी तरीके से हार्म पहुंचा सकता है। तो अगर मानसिक परेशानियां बहुत बढ़ जाए तो ऐसे में सुसाइड रिस्क बढ़ जाता है। अपने आप को कई बार ऐसे ख्याल आने लगते हैं कि जीना नहीं है, अपने आप को किसी भी तरीके से हानि पहुंचाने के ख्याल हैं वो आने लग जाते हैं। ये बीमारी में भी बदल सकते हैं, जैसे कि डिप्रेशन, जिसमें कि उदासी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, या एंग्जाइटी, घबराहट बहुत बढ़ सकती है। सब्सटेंस अब्यूज, मतलब कि कई तरह के पदार्थ, अल्कोहल हो गया या फिर सिगरेट्स हो गया या कोई भी और सब्सटेंस लेने के भी चांसेस मानसिक परेशानियों में बढ़ जाते हैं। कई तरह की शारीरिक बीमारियां भी मानसिक स्थिति से रिलेटेड होती हैं, जैसे कि हाइपरटेंशन हो गया, इवन डायबिटीज हो गया। तो कई बीमारियां जो शरीर की हैं वो भी मानसिक परेशानियों के चलते बढ़ जाती हैं। जो स्ट्रेस होता है, तनाव होता है, धीरे धीरे अगर हमारी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है तो जो भी हमारे ऊपर रोजमर्रा की चीजें भी पड़ रही हैं वो बढ़ते बढ़ते तनाव को बहुत ज्यादा बढ़ा सकती है। तो वो एड ऑन होती रहती हैं। काम से भी रिलेटेड अगर कुछ हमें काम भी कर रहे हैं तो उसका भी स्ट्रेस हमें बहुत ज्यादा फील होगा। हमारे जो रिश्ते होते हैं आसपास, चाहे परिवार के साथ हो या काम जिनके साथ हम कर रहे हैं उनके साथ रिलेशनशिप्स हैं या फ्रेंडशिप्स हैं, उनमें भी परेशानियां देखी गई हैं। अगर हमारी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है तो हमारा सोशल बिहेवियर, हम लोगों के साथ कैसे रहते हैं, वो भी बहुत ज़्यादा बदल जाता है, जिस वजह से हमारे रिलेशनशिप्स में, रिश्तों में भी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। हमारी प्रोडक्टिविटी कम हो सकती है, मतलब कि हम कितना काम कर रहे हैं। अगर पहले हम जितना काम कर पाते थे, अगर हमारी मानसिक स्थिति में फ़र्क आया है कुछ मानसिक परेशानियों के चलते, हम उतना काम फिर नहीं कर पाते। इस वजह से हमारी प्रोडक्टिविटी भी कम हो जाती है। तो क्या रिस्क फैक्टर्स हैं मानसिक परेशानियों को लेके, मतलब कि क्या चीज़ें हैं जो मानसिक परेशानी होने के या कोई भी मानसिक बीमारी होने के लिए वो बढ़ा देते हैं, का रिस्क बढ़ा देते हैं। तो जैसे कि आपके काम करने की कॉन्टेक्स्ट में जिस तरह का काम आप करते हैं, अक्यूट स्ट्रेस, माने कि अचानक से कोई बहुत बड़ा तनाव आ जाना कॉमन है। तो ऐसे में जब एक्सपोजर एकदम से किसी बहुत बड़े तनाव की स्थिति से एक्सपोजर होता है, का हमें सामना करना पड़ता है, तो उसमें मानसिक परेशानी आने का रिस्क बढ़ जाता है। काम में बहुत ज़्यादा अपने आप से या किसी और से, बाहर से बहुत ज़्यादा उम्मीदें होना, जो भी कॉमन है कि एक एक्सपेक्टेशन होती है कि आपको काम एक तरीके से करना है, बहुत चीज़ें डिपेंडेंट होती हैं आपके काम करने पे। तो अपने काम से कॉन्स्टेंट एक एक्सपेक्टेशंस होने से भी स्ट्रेस बढ़ सकता है, जो कि रिस्क बढ़ा सकता है मानसिक बीमारी होने का। क्योंकि कई बार फैमिली से दूर रहना पड़ता है, तो फैमिली जो है वो एक प्रोटेक्टिव सपोर्ट का काम करती है। वो हमें फैमिली होना, अच्छे रिश्ते होना आसपास, जो कि हमें सपोर्ट कर सके, किसी भी मानसिक परेशानी हमेशा सामना करने में हेल्प करती है। तो ऐसे में इस सपोर्ट का ना होना भी एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर होता है, जो मानसिक परेशानी होना, उसके चांसेस को बढ़ा सकता है। किसी भी तरह का ट्रॉमा, मतलब कोई भी अचानक से कोई बहुत बड़ी घटना घट जाना, जैसे वायलेंस होना या वॉर की स्थिति होना, किसी भी तरह का लॉस होना, किसी को खो देना, किसी भी तरह का शोक होना, ये सब चीज़ें भी हमारी मानसिक स्थिति पे बहुत असर डालती हैं। तो ये भी एक चांस या रिस्क बढ़ा देती है कोई भी मानसिक बीमारी या मानसिक परेशानी होने का। इसके अलावा अगर किसी को भी फैमिली हिस्ट्री है मानसिक बीमारियों की, क्योंकि मानसिक बीमारियां जेनेटिक भी होती हैं, अगर परिवार में किसी को भी पहले इस तरह की बीमारी हुई है तो वो भी आपका रिस्क बढ़ा सकती है मानसिक बीमारी होने का। तो ऐसे केसेस में भी ध्यान रखना है कि मानसिक रूप से हम कैसे स्वस्थ रहें, कैसे अपने आप को ठीक रखें। इस तरह का कोई भी रिस्क फैक्टर होता है या घटना होती है तो हम कैसे कोप करें उससे, वो जानना जरूरी है। जैसे कि हमने बात की अभी, मानसिक स्थिति हमारी रेंज करती है। मानसिक स्थिति
अच्छी होती है तो हम हर तरह की चीज़ें कर सकते हैं, लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं, हमारा मन अच्छा रहता है, कई तरह के इमोशंस एक्सपीरियंस करते हैं, बट ओवरऑल मन ठीक रहता है, अच्छा रहता है। कोई भी परिस्थिति हमारे सामने आती है हम उसको डील कर सकते हैं, उसका सामना अच्छे से कर सकते हैं। जो भी हम करना चाहते हैं, हम उस चीज़ को अगर कर पा रहे हैं तो उसका मतलब है कि हमारी मानसिक स्थिति स्वस्थ है। बट अगर इस तरह की कोई भी मानसिक परेशानियां आती हैं जो कि मानसिक बीमारी का भी रूप ले सकती हैं, तो उसमें हमारे सोचने का तरीका, हमारे महसूस करने का तरीका, हमारी फीलिंग्स, हमारा बिहेवियर, हम क्या क्या कर रहे हैं अपने आसपास, वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो जाता है। तो हमारे जो चीज़ें रोज़ की करने की भी हैं, चाहे सोशलाइज करना हो, लोगों से मिलना हो, या फिर अपने ही काम करना है, अपना जॉब से रिलेटेड कोई काम करना है, या घर की चीज़ों में जो हमें काम करना है, उनमें भी बहुत ज़्यादा बाधा आने लगती है। जो मानसिक परेशानी माइंड लेवल पे होती है, कई बार स्ट्रेस बढ़ने से, तनाव बढ़ने से हो सकती है, जिसमें हम चीज़ों, शायद हमारे इमोशंस थोड़ा अफेक्ट हो जाते हैं, या हमारा इंटरेक्शन आसपास के लोगों के साथ अफेक्ट हो जाता है, या कई बार शोक में हम हो सकते हैं, कई बार अकेलापन हो सकता है। ऐसी सिचुएशंस को कई तरीकों से हैंडल किया जा सकता है, और खुद से भी कई चीज़ों के थ्रू इससे बाहर निकला जा सकता है। लेकिन अगर वो एक मानसिक बीमारी का रूप ले लेता है जिसमें इतना ज़्यादा फ़र्क पड़ गया है कि कुछ करने का मन नहीं कर रहा है, या कुछ आपके डेली के काम भी नहीं हो पा रहे हैं, जॉब में आप नहीं ठीक से काम कर पा रहे हैं, या लोगों से नहीं बातचीत कर पा रहे हैं, तो ऐसे में एक ट्रेन्ड मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल, किसी भी मनोवैज्ञानिक या मनोचिकित्सक को दिखाना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो वार्निंग साइंस क्या है? क्या चीज़ें हैं जो इंडिकेट कर सकती हैं कि शायद ये एक मानसिक परेशानी या बढ़ती हुई मानसिक बीमारी हो सकती है? ऐसे में जिन चीज़ों का ध्यान रखना है, अगर हमारे मूड पे कोई भी इफेक्ट पड़ा है, मतलब कि हमें गुस्सा आ रहा है बहुत ज़्यादा, या घबराहट बहुत ज़्यादा हो रही है, या उदासी बहुत ज़्यादा हो रही है, तो वो वार्निंग साइन हो सकता है मानसिक परेशानी का या मानसिक बीमारी का। अचानक से हमारा काम ना कर पाना, अचानक से हमारी जो फंक्शनिंग है, हम कितना अच्छे से अपना काम करते थे, उसमें अचानक से कुछ बदलाव आ जाना, वो भी एक इंडिकेशन हो सकता है। ध्यान ना लगा पाना किसी भी चीज़ पे, याद ना रख पाना, हमारी मेमोरी इफेक्ट हो जाना, या फिर डिसीजंस ना ले पाना भी हो सकता है एक इंडिकेशन। हमारे बायोलॉजिकल फंक्शंस, माने कि नींद या फिर जो भूख है उसमें चेंज होना भी एक इंडिकेशन हो सकता है। कई बार मानसिक बीमारियों में नींद की बहुत डिस्टर्बेंसेस हो जाती हैं, रात में नींद बार बार खुल जाना, नींद बिल्कुल ना आना, या फिर बहुत ज़्यादा सोने लगना अचानक, या हमारी भूख में भी इफेक्ट पड़ सकता है, भूख ना लगना, खाना एकदम कम कर देना खाना, या फिर एकदम से बहुत ज़्यादा भूख हो जाना भी इंडिकेशन हो सकता है। सोशल विड्रॉल, यानी कि आसपास जो हमारे सोशलाइजेशन हो रहा है, जो लोग आसपास हैं उनसे एकदम से विड्रॉ हो जाना। अगर आप नोटिस करते हैं कि कोई इंसान एकदम से किसी से बात नहीं कर रहा है, अपने में रह रहा है, किसी से बात करने में इंटरेस्ट नहीं है, जो चीज़ें पहले कर रहा था अब वो चीज़ें करने में भी इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा है, तो वो भी एक इंडिकेशन हो सकता है कि कुछ ठीक नहीं है और मानसिक स्थिति में कुछ परेशानी हो सकती है। किसी भी तरीके का लॉस, किसी को खो देना बहुत बड़ा स्ट्रेसफुल इवेंट हो सकता है। ऐसे में जो शोक की स्थिति होती है, बहुत ज़्यादा अकेलापन होना, ऐसे में ये भी एक ट्रिगर बन सकता है, और ऐसे में ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि इंसान उस शोक से, उस लॉस से कैसे निकलता है। किसी भी तरीके से अपने आप को हार्म करना, कई बार मानसिक परेशानियों में ये भी देखा गया है कि अपने आप को किसी भी तरीके से नुकसान पहुंचाना, शारीरिक हानि पहुंचाना भी कॉमन बात है। तो मानसिक परेशानियों में ये भी बढ़ जाता है कि अपने आप को इंसान अगर किसी भी तरीके से चोट पहुंचा रहा है फिजिकल, तो उस पर भी ध्यान रखना ज़रूरी है। किसी भी तरह के पदार्थों का लेना बढ़ जाना, जैसे कि अल्कोहल हो गया, या फिर सिगरेट्स हो गया, स्मोकिंग हो गया, या कोई भी और सब्सटेंस हो गया, अगर वो एकदम से बहुत बढ़ जाए या ज़्यादा हो जाए, तो वो भी मानसिक परेशानी
का इंडिकेशन हो सकती है। शारीरिक बीमारियां भी, कई बार शारीरिक बीमारियों का कारण ढंग से नहीं मिल पाता या फिर वो एकदम से बहुत बढ़ जा रही हैं, तो ये भी इंडिकेशन हो सकती है कि आपकी मानसिक स्थिति अगर ठीक नहीं है या तनाव बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो किसी न किसी तरीके से आप अपनी शारीरिक परेशानियों से भी ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं। अपने आसपास के लोगों के साथ आपकी रिलेशनशिप पे इफेक्ट हो जाना, मतलब लोगों के साथ आप रिलेट नहीं कर पा रहे हैं या रिलेशनशिप में एकदम से बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, बहुत परेशानियां आने लग गई हैं, उसके पीछे भी कई मानसिक परेशानी एक कारण बन सकती है, तो उसको भी ध्यान में रखना ज़रूरी है। किसी भी तरह का ऑड बिहेवियर, मतलब किसी भी तरह का बिहेवियर जो लगे कि इस इंसान के नेचर से एकदम अलग है, जो अधिकतर ऐसा नहीं करते हैं या जो कि सोसाइटी में ठीक नहीं लग रहा है, इस कॉन्टेक्स्ट में ऐसा बिहेव करना ठीक नहीं लग रहा है, तो वो भी एक इंडिकेशन हो सकती है कि कुछ ना कुछ अंडरलाइन मानसिक परेशानी हो सकती है। ऑफ कोर्स इन सब ये सारे जो इंडिकेशंस हैं, ये सारे जो हम वार्निंग साइंस बोल रहे हैं आ सकते हैं, ये अकेले नहीं बट कई बार एक कॉम्बिनेशन में आते हैं। तो जब भी ऐसा कुछ चीज़ें लगें कि हो रही हैं साथ में, तो वो एक इंडिकेशन हो सकता है कि आपकी मानसिक स्थिति में कुछ परेशानी है या कोई मानसिक बीमारी रूप ले रही है। एक चीज़ जो बहुत गंभीर है और जिसको स्पेशली टैकल करना ज़रूरी है, वो है सुसाइडलिटी। मतलब कि ऐसे ख्याल आना कि हमें जीना नहीं है या अपनी ज़िंदगी ख़त्म करने के ख्याल आना, या ऐसा लगना कि हमारे बिना ही सब ठीक है, हमें यहाँ जीना ठीक नहीं है हमारा, या हम बोझ हो गए हैं, इस तरह के ख्याल आना कि हमें मर जाना चाहिए भी मानसिक परेशानियों में बहुत कॉमन है। तो अगर ऐसे ख्याल आ रहे हैं या कोई आपसे शेयर करता है, तो उस चीज़ को सीरियसली लेना बहुत ज़रूरी है। ये रेंज कर सकता है, ये ऐसा भी हो सकता है कि बस एक थॉट आता है कि शायद हम नहीं रहेंगे तो ठीक है, ये जीवन का कोई मतलब नहीं है, और ये वहाँ तक भी बढ़ सकता है जहाँ पे कोई ऐसा सोचने लगे कि हमें किस तरीके से अपने आप को हानि पहुँचानी है, हमें किस तरीके से जीना नहीं है, तो हमें क्या करना चाहिए मरने के लिए। तो ऐसे प्लान्स बनाना भी सुसाइडलिटी में देखा जाता है। ऐसे थॉट्स अगर आते हैं या ऐसे कोई भी थॉट शेयर करता है, तो उसे बहुत ही गंभीरता के साथ लेना ज़रूरी है कि ये अंडरलाइंग उनकी मानसिक स्थिति का इंडिकेशन है। किन परिस्थितियों में ऐसे थॉट्स आ सकते हैं? बहुत ज़्यादा उदासी होना, हमारा मन बहुत ज़्यादा बदल जाना, एकदम से बहुत ज़्यादा विड्रॉ कर जाए, मतलब कि अपने में रहना, किसी से बात ना करना, अकेले हो जाना, बहुत ज़्यादा होपलेसनेस लगना, मतलब कि कोई उम्मीद ना रहना, फ्यूचर को लेके सोचने पे ऐसा लगना कि कोई मतलब नहीं है फ्यूचर का, किसी भी तरह से अपने आप को अगर किसी ने थोड़ी बहुत चोट पहुंचाई भी है, चाहे ऐसा लगे कि उस चोट से उनकी जान नहीं जा सकती, लेकिन अगर कोई भी सेल्फ इंजरी हो रही है, चोट पहुंचाई गई है, तो वो भी एक वार्निंग साइन हो सकता है कि एक इंटेंशन है, एक मन में ख्याल है हानि पहुंचाने का। कोई भी रिस्की बिहेवियर, मतलब कि कोई भी ऐसा बिहेवियर, ऐसा व्यवहार जो लगे कि ये इस इंसान के लिए ठीक नहीं था, इससे इनको बहुत ज़्यादा रिस्क था और फिर भी वो ऐसा बिहेवियर कर रहे हैं। डेथ के बारे में बहुत ज़्यादा बात करना, मरने के बारे में या ना जीने के बारे में बहुत ज़्यादा बात करना, कहीं पे लिखना, ऐसा किसी को बोलना कि हम जीना नहीं चाहते या मरने का ऐसा सोचा है, तो वो बहुत ही गंभीरता के साथ लेना ज़रूरी है। ये वार्निंग साइन हो सकता है कि अंडरलाइन उसके कोई मानसिक बीमारी है और सुसाइडल इंटेंशन है। अगर ऐसे कोई भी थॉट्स आ रहे हैं, तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा डर लग सकता है। कई बार समझ नहीं आता कि इतना ज़्यादा ये थॉट्स अपने आप क्यों आ रहे हैं, ऐसा लगता है कि हम इससे बाहर नहीं निकल पाएंगे, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो सकता है इन ऐसी फीलिंग्स महसूस करके। बट ऐसे में ये जानना ज़रूरी है कि आप अकेले नहीं हैं। मानसिक परिस्थितियों, मानसिक परेशानियों के चलते, बीमारी के चलते ऐसे थॉट्स बहुत कॉमनली आ सकते हैं। कई लोगों को ऐसे थॉट्स आते हैं अपनी लाइफ में किसी न किसी पॉइंट पे, बट अगर सही हेल्प मिल जाए तो इन थॉट्स से कोप किया जा सकता है, इनसे बाहर निकला जा सकता है। कौन सी बीमारियां हैं जो हम कॉमनली
देखते हैं। हम अभी तक जो बात कर रहे थे मानसिक परेशानी और बीमारी की, इनमें से कुछ है जो हम बहुत ज़्यादा कॉमनली देखी जाती है, स्पेशली जब आप बहुत ज़्यादा तनाव वाली स्थिति में रह रहे हैं, ऐसा आपका काम है, जॉब है। सो सम ऑफ दीज आर मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर, मतलब डिप्रेशन की जो बीमारी होती है, जो कि उदासी की बीमारी है, जिसके बारे में मैं आगे बात करूंगी। घबराहट, एंजाइटी डिसऑर्डर, जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर, मतलब कि घबराहट की बीमारी, जिसमें बहुत ज़्यादा बेचैनी, घबराहट होती है, शरीर में बहुत टेंशन पैदा हो सकती है। एडजस्टमेंट डिसऑर्डर, मतलब कि कोई आपकी लाइफ में कोई बहुत बड़ा चेंज आया है एकदम से, चाहे वो ऐसा भी चेंज हो सकता है कि कुछ आपका रोल चेंज हुआ है, या फिर आप कहीं से शिफ्ट हो गए हैं, जगह का चेंज हो सकता है, बट उसकी वजह से आपको अपनी मानसिक स्थिति कुछ ठीक नहीं लग रही है, कुछ बदलाव लग रहा है, तो वो भी कॉमनली देखा गया है। पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर एक बीमारी है, जो कि होती है जब हम एकदम से कोई भी घटना हमारे साथ बहुत गंभीर घटती है, जैसे कि किसी को एकदम से खो देना, किसी करीबी को खो देना, या फिर किसी भी तरह का वायलेंस देखना अपने आसपास, या फिर कोई भी वॉर या ट्रॉमा देखना। ऐसे में पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर एक बीमारी है जो हम देखते हैं, जिसकी मैं आगे बात करूंगी। सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर बहुत देखा जाता है, मतलब कि कोई भी पदार्थ लेना बहुत ज़्यादा बढ़ जाना, अल्कोहल, निकोटीन, स्मोकिंग, जिसको हम कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। हम रोज़ हमें अर्जेस हो रहे हैं कि हमें ये लेना ही है, उसे लिए बगैर हमें बेचैनी हो रही है, या हम रोज़ उसको धीरे धीरे उसका जो कंजम्पशन है, हम कितनी आज ले रहे हैं उसको, वो बढ़ता जा रहा है। तो ऐसे में डिपेंडेंस या एडिक्शन हो सकता है, और वो भी कॉमनली देखा गया है। एंजाइटी डिसऑर्डर में फोबियाज भी हो सकते हैं, मतलब किसी चीज़ से बहुत ज़्यादा डर लगना, चाहे वो पानी हो सकता है या हाइट हो सकता है। नॉर्मल फोबियाज जो होते हैं, किसी चीज़ से बहुत ज़्यादा डर लगना कि हम उसे पूरी तरीके से अवॉइड कर रहे हैं, उसके बिल्कुल पास नहीं जाते, बहुत घबराहट होती है। तो ऐसे एंजाइटी डिसऑर्डर्स भी बहुत कॉमनली देखे गए हैं। तो एंजाइटी डिसऑर्डर्स की हम बात कर रहे थे। तो एंजाइटी यानी कि घबराहट की जो बीमारी होती है, बेचैनी की, उसमें हम क्या देखते हैं और उसको हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो उसमें कुछ शारीरिक साइन होते हैं और कुछ होते हैं मानसिक साइंस। शारीरिक साइन मतलब आप नोटिस करोगे कि जब भी आपको घबराहट की प्रॉब्लम होगी, तो आपकी ब्रीदिंग रेट चेंज हो सकता है। आपका सांस लेना है, आपको सांस ठीक से नहीं आएगी, या चेस्ट में हैवीनेस लगेगी, या अपनी बॉडी में बहुत ज़्यादा टेंशन फील होगी, नर्वसनेस फील होगी, आपका हार्ट रेट बढ़ सकता है, देखने में कई बार एकदम से धुंधला दिख रहा है, या फिर हमें एकदम से चक्कर आ रहे हैं, नौजिया हो रहा है, भूख न लगना, आवाज़ों से बहुत जल्दी से परेशान हो जाना, या एकदम से स्टार्टल हो जाना, एकदम से बहुत ज़्यादा कमज़ोरी लगना, या बहुत ज़्यादा पसीना आना, हाथ पैर ट्रेम्बल होना, हाथ पैर शेक करना, ये सब जो चीज़ें हैं, ये शारीरिक सिम्टम्स घबराहट या एंजाइटी के हो सकते हैं। इसके अलावा कई मेंटल साइंस भी होते हैं, मानसिक साइंस, जैसे कि बहुत ज़्यादा दिमाग में थॉट्स कॉन्स्टेंटली आना, कभी फ्यूचर की चिंता, कभी फाइनेंसेस की चिंता, अलग अलग चीज़ों की बहुत ज़्यादा थॉट्स आना, कई बार ऐसी फीलिंग कि कुछ बुरा हो जाएगा फ्यूचर में, जो कि पता नहीं है कि क्या है, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा फीलिंग हर समय महसूस होता है कि कुछ बुरा हो सकता है हमारे साथ या किसी के साथ। अपने आसपास की चीज़ों से एकदम से बहुत डिटैच्ड फील करना, मतलब डिस्कनेक्ट फील करना, कि हमारे आसपास जो हो रहा है हम उससे कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, हमें लग रहा है कि हम इस रियलिटी में नहीं जी रहे हैं, ऐसा भी एंजाइटी में देखा जाता है। कभी कभी एकदम से अनसेफ फील करना, ऐसा लगना कि हमें कुछ हो जाएगा। ये पैनिक अटैक्स भी हो सकते हैं, जिसमें कि ऐसा लगता है कि हमें शायद हार्ट अटैक आ रहा है, लेकिन जब हम टेस्ट कराएं तो ऐसा कुछ नहीं देखा जाता। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि बस एक फीलिंग हो रही है कि हमें कुछ हो जाएगा अभी, या हम कंट्रोल लूज कर देंगे। ऐसी फीलिंग्स भी एंजाइटी में आती हैं। ध्यान ना लग पाना, चीज़ें याद ना रख पाना, ऐसा लगता है कि हमारा माइंड हर समय चल रहा है, स्विच ऑफ ही नहीं होता, कुछ ना कुछ चलता ही रहता है, या नींद नहीं आती इसी वजह से। ये सब चीज़ें घबराहट की बीमारी, एंजाइटी को दर्शाता है। तो ऐसा अगर महसूस हो रहा है इनमें से कुछ भी चीज़ें, ये सिचुएशनल भी हो सकती है,
कि जब भी मैं इस सिचुएशन में होता हूँ तब मुझे ऐसा होता है, जब भी मुझे किसी के आगे कुछ बात करनी होती है या कोई बहुत बड़ी स्ट्रेसफुल इवेंट एकदम से हो जाता है, या फिर ये दिन भर भी चल सकता है कि मुझे दिन भर ही ऐसा महसूस होता रहता है, कुछ ट्रिगर भी नहीं होता, कुछ आसपास अलग नहीं हुआ है लेकिन फिर भी ऐसा महसूस होता है। तो ये घबराहट की बीमारी का इंडिकेशन हो सकता है और उस पर ध्यान देना ज़रूरी है। दूसरी बीमारी जो हम बात कर रहे थे वो है डिप्रेशन की, मतलब उदासी की जो बीमारी जिसे हम डिप्रेशन बोलते हैं, इसके भी कई साइंस होते हैं। डिप्रेशन में शारीरिक रूप से भी चेंजेस आ सकते हैं और मानसिक रूप से भी चेंजेस आ सकते हैं। बहुत ज़्यादा रोना आना, एकदम से छोटी-छोटी बातों पे में आंसू आ जाते हैं, रोना आ जाता है, दिन भर रोना आता रहता है। अब एकदम से बहुत ज़्यादा स्लो हो गए हैं, चीज़ें नहीं कर पा रहे हैं, उठ नहीं पाते, नींद नहीं आ पाती, भूख नहीं लगती, वेट एकदम से बहुत ज़्यादा ड्रॉप होना, एकदम से ही बहुत ज़्यादा गेन हो जाना, ये डिप्रेशन में देखा गया है। मानसिक रूप से उदासी, दिन भर उदासी रहना, या अधिकतम दिन भर में मुझे अगर एवरेज लगाऊं तो अगर उदासी रहती है तो वो डिप्रेशन हो सकता है। होपलेसनेस फील होना, फ्यूचर का सोच के कुछ भी उम्मीद ना लगना, कुछ भी होप फील ना होना, ऐसा लगना कि कुछ ठीक नहीं होगा, या हेल्पलेस फील होना, मतलब कि ऐसा लगना कि हमें कोई मदद नहीं कर सकता, हम जैसे हम वैसे ही रहेंगे, इससे बाहर नहीं निकल सकते, ये भी डिप्रेशन में देखा जाता है। बहुत ज़्यादा सेल्फ डाउट होना, मतलब कि अपने ऊपर वर्थलेसनेस फील होना कि हम शायद कुछ नहीं कर पाएंगे, अपने बारे में बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स आना भी डिप्रेशन में देखा गया है। चिड़चिड़ापन डिप्रेशन में बढ़ जाता है, अगर एकदम से कोई बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा लग रहा है, बहुत गुस्सा आ रहा है उन्हें, उनका मूड हमेशा ख़राब है, आसपास लोगों पे चिल्ला रहे हैं हर समय, ये भी डिप्रेशन में हो सकता है। आसपास के लोगों से हमारा जो इंटरेक्शन है वो भी डिप्रेशन में बदल सकता है। तो आसपास जो लोग हैं, दोस्तों से जैसे बात करना बंद कर देना, एकदम से अकेले हो जाना, परिवार वालों से बात करना कम कर देना, हर समय अकेला बैठा रहता है, बाहर नहीं आता, किसी से मिलने नहीं जाता, ये डिप्रेशन में हो सकता है। जो चीज़ें हमें पहले करना पसंद थी, अगर हमारे कुछ इंटरेस्ट थे, चाहे वो छोटी सी भी चीज़ हो सकती है कि हमें मूवीज़ देखना पसंद था, हमें बाहर जाना पसंद था, हमें किसी से बात करना पसंद था, लेकिन अब उनको करके भी हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, कोई इंटरेस्ट फील नहीं होता उस चीज़ में भी डिप्रेशन का इंडिकेशन हो सकते हैं। काम ना कर पाना, हमारा काम पे बहुत इफेक्ट हो जाना, जिसमें कि जो हमने पहले बातें की थी कि कंसंट्रेशन एकदम कम हो गया है, कुछ याद नहीं रहता, किसी चीज़ पे अटेंशन नहीं दे पाते, या फिर हम डिसीजंस नहीं ले पाते, ये भी डिप्रेशन में देखा गया है। बिहेवियरली, मतलब कि व्यवहार में हमारे एकदम से बहुत ज़्यादा एनर्जी कम होना, मतलब जो हम चीज़ें कर रहे हैं, कोई छोटी सी चीज़ करेंगे और बहुत ज़्यादा थकान शरीर में महसूस होने लगेगी, ये भी डिप्रेशन में होता है। चीज़ों में इंटरेस्ट ना होना, कोई भी चीज़ करने का मन ना करना भी डिप्रेशन में होता है। और बीमारी जिसकी बात करना चाहूँगी वो है पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, PTSD, जो कि होता है, जो एक बीमारी है जिसमें एंजाइटी और डिप्रेशन के भी सिम्टम्स दिख सकते हैं, बट एकदम से कोई भी हमारे साथ घटना घटी है उसके बाद, अगर हमारी ज़िंदगी में कोई भी बहुत बड़ी घटना घटी है, जैसे किसी भी तरह का वायलेंस होना, कोई भी अब्यूज़ होना, असॉल्ट होना, किसी बहुत ही मुश्किल परिस्थिति का सामना करना, और उसके बाद अगर हम कुछ सिम्टम्स एक्सपीरियंस करते हैं, वो PTSD भी हो सकता है। ऐसे में कुछ इसके लक्षण होते हैं, जैसे कि वही चीज़ें बार बार दिमाग में आना, तो जो चीज़ें हमारे साथ घट गई हैं उन्हीं का बार बार दिमाग में आते रहना, मेमोरीज की तरीके से या इमेजेस की तरीके से, जिसमें कि हमें लगता है कि हम जैसे वहीं पे हैं दोबारा और हमारे साथ वही घटना दोबारा घट रही है, ऐसा महसूस होना PTSD का लक्षण हो सकता है। बहुत ज़्यादा जब हमें इमेजेस आती हैं या दिन भर में बहुत ज़्यादा हाइपर अराउजल फील करना, मतलब हमारा शरीर हमेशा स्ट्रेस में है, जैसे कि अभी कुछ हमारे साथ हो जाएगा, शरीर में हमेशा वो एंजाइटी में जो टेंशन होती है कि हार्ट रेट बढ़ रहा है, हाथ पैर हमारे कांप रहे हैं या बहुत ज़्यादा स्वेटिंग हो रही है,
इस तरह का शरीर में कांस्टेंट अराउजल होना पीटीएसडी में होता है। चीज़ों को अवॉइड करना शुरू कर देना, मतलब जो चीज़ें हम पहले कर रहे थे अब वही चीज़ें हम नहीं कर पा रहे हैं। जिन कुछ सिचुएशंस में जाते हैं तो हमें ये सब लक्षण बढ़ जाते हैं, तो हम उन सिचुएशंस में बिल्कुल नहीं जाते, हम बिल्कुल उनको अवॉइड कर देते हैं। ये पीटीएसडी में हो सकता है। हमारा मन बदल जाना, मतलब जो हमें महसूस होता है वो बदल गया है या हमारे विचार बदल गए हैं। जो चीज़ें हम पहले जैसे दुनिया को देखते थे अब एकदम वो बदल गया है, बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, वो पीटीएसडी में हो सकता है। जो हमने एंजाइटी और डिप्रेशन की बात की, वो सेम सिम्टम्स पीटीएसडी में भी आ सकते हैं इन चीज़ों के अलावा। तो ऐसे में हमें ध्यान रखना है कि ये भी एक मानसिक बीमारी हो सकती है। सो कमिंग टू आपको क्या करना है अगर आप इन बीमारियों से स्ट्रगल कर रहे हो। अगर इनमें से कुछ भी लक्षण आपको दिख रहे हैं, वो मानसिक परेशानी हो सकती है कि थोड़ी बहुत परेशानी हो रही है, हमें अफेक्ट कर रही है, या फिर वो एक पूरी बीमारी का रूप ले सकती है, मानसिक बीमारी का। सो आप अपने एंड पे क्या कर सकते हैं। सो पहली चीज़ है कोई भी रिलैक्सेशन टेक्निक। किसी भी एंजाइटी या घबराहट की प्रॉब्लम में, जैसे हमने बात की, आपको शारीरिक रूप में बहुत टेंशन फील होगी। ऐसे में कोई भी मेडिटेशन, योगा, कोई भी रिलैक्सेशन का तरीका बहुत काम आ सकता है, जो कि हमारी शरीर की टेंशन को रिलीज करेगा। जितना शारीरिक रूप से हम रिलैक्स रहेंगे उतना देखा गया है कि घबराहट या बेचैनी कम रहती है। तो ये भी हो सकता है कि आपको एकदम से बेचैनी हो, घबराहट हो, बहुत विचार आ रहे हैं, तो एक सिंपल सी चीज़ जैसे कि डीप ब्रीदिंग करना, गहरी सांस लेना, उसे होल्ड करना 5 सेकेंड और फिर छोड़ना। डीप ब्रीदिंग बहुत हेल्प करती है बेचैनी में। फिजिकल एक्सरसाइज डिप्रेशन में बहुत हेल्प करती है। उदासी या डिप्रेशन में हम बिल्कुल विड्रॉ हो जाते हैं, हम चीज़ें करना बंद कर देते हैं। तो ऐसे में अपने आप को फिजिकली एक्टिव रखना एक तरीका है उस डिप्रेशन से कोप करने का। अपने शरीर को हम जितना एक्टिव रहेंगे वो देखा गया है कि वो उतना ही हमारे मूड को अफेक्ट करता है। तो जब हमारा शरीर एक्टिव रहता है तो हमारा मूड भी बेटर होता है। तो फिजिकल एक्सरसाइज एक बहुत अच्छा तरीका है। जो भी गोल्स हम अपने लिए सेट करते हैं वो इम्पॉर्टेंट है। हम जो गोल्स अपने लिए सेट कर रहे हैं हमें उनको लेके बहुत रियलिस्टिक होना ज़रूरी है। मतलब कि अपने लिए बहुत ज़्यादा गोल सेट ना कर लेना, बहुत हाई अनरियलिस्टिक गोल सेट ना कर लेना, बल्कि आपकी जो क्षमता है अभी जो हमारे पास आसपास चल रहा है उसके हिसाब से अपने लिए छोटे गोल्स, रियलिस्टिक गोल्स सेट करना और एक अपने गोल्स को मॉनिटर करना कि हम क्या करना चाहते हैं, उसको ब्रेक डाउन करके अपने लिए स्टेप्स बना लेना, ताकि कोई भी जो तनाव आसपास चल रहा है वो हमें ओवरवेल्म ना कर सके। अपने लिए एक सपोर्ट सिस्टम ढूंढना बहुत ज़रूरी है। कई बार हम अगर अपने परिवार से दूर रह रहे हैं तो सपोर्ट सिस्टम हमारे पास नहीं है, तो हमें ऐसे में अपने फ्रेंड्स या कोवर्कर्स या आसपास जो लोग काम कर रहे हैं या फिर अगर कोई प्रोफेशनल आसपास है तो उससे एक वो सपोर्ट सिस्टम अपने लिए होना ज़रूरी है कि अगर हमें कोई भी परेशानी होती है हम किसके पास जा सकते हैं, किससे बोल सकते हैं और कौन हमें हेल्प कर सकता है। सेल्फ एफर्मेटिव स्टेटमेंट्स का यूज़ करना, मतलब अपने लिए कई बार मानसिक बीमारियों के चलते हमारा सेल्फ एस्टीम, सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत अफेक्ट हो जाता है और हम नोटिस करेंगे कि बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स बढ़ जाते हैं। ऐसे में ध्यान रखना कि ये जो नेगेटिव थॉट्स हैं ये उस बीमारी का पार्ट है और अपने आप को, अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए जो चीज़ें हम अच्छे से कर रहे हैं, जो हमारी लाइफ में हमने अच्छा किया है, अपनी स्ट्रेंथ्स जो हैं उन पे ध्यान देना, अपने लिए पॉजिटिव स्टेटमेंट्स बोलना बहुत ज़रूरी है और अपने लिए वक्त निकालना बहुत ज़रूरी है। जो चीज़ें आपको करना अच्छा लगता है, नॉर्मल डे टू डे लाइफ में हम वो चीज़ें कर ही रहे हैं जो हमसे एक्सपेक्टेड है, जो हमें करनी ही है, चाहे वो काम हो ऑफिस का या घर का या हमारी जिम्मेदारियां हों। ऐसे में अपने लिए थोड़ा वक्त निकालना वो चीज़ करने के लिए जो हमारे लिए वैल्यूएबल है, जो हमें करना या तो बहुत पसंद है या जिसमें हम अच्छे हैं, वो समय निकाल के उसको करना बहुत ज़रूरी है।
वो भी हमारा मन, हमारी मानसिक स्थिति को इम्प्रूव करने में बहुत हेल्प करता है। सो कोपिंग स्किल्स क्या है? मतलब कि कुछ चीजें जो कर सकते हैं जब भी तनाव बढ़ेगा, जब भी कोई मानसिक परेशानी बढ़ेगी, जब भी कोई परेशानी आएगी, तो हम जो चीज़ हमने बोली अभी उसके अलावा क्या कर सकते हैं? उसमें एक होता है सेल्फ सूदिंग, माने कि आप अपने लेवल पे अपने जो शरीर की इंद्रियां हैं उनको कैसे रिलैक्स कर सकते हो, उनको कैसे काम कर सकते हो। जितना रिलैक्स्ड आपका शरीर रहेगा उतना आपकी मानसिक स्थिति को भी वो अफेक्ट करेगा। तो इसमें अब आपके जो 5 सेंसेस होते हैं आप उनको रिलैक्स या सूद कर सकते हो, जैसे कि देखने का सेंस या फिर सुनने का। तो कोई भी बहुत ही कामिंग म्यूजिक सुनना, कोई भी अच्छा म्यूजिक सुनना जो हमें बहुत रिलैक्स करे, या फिर हमारे जो सेंस ऑफ स्मेल है सुनने का, तो कई बार कुछ अरोमा स्टिक्स जलाना, अरोमा थेरेपी जिसको हम बोलते हैं, कि वो करना भी हमारे सेंसेस को बहुत काम करता है, हमारे माइंड को इवेंचुअली बहुत काम करता है। कुछ बहुत अच्छा सा देखना, कुछ फनी देखना, या कोई चीज़ जो आपको बहुत अच्छी लगती है, जिसे देख के आपको खुशी होती है, या कुछ इमेजिनरी चीज़ें जो कि अगर मेरा हैप्पी प्लेस बीचेस है या माउंटेन्स है या जहाँ मुझे अच्छा लगता है उसे इमेजिन करना भी बहुत काम डाउन कर सकता है हमें और हमारी मानसिक स्थिति को। इसके अलावा जब भी ऐसा लगे कि बहुत नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा दिमाग में उदासी फील हो रही है, परेशानियां हो रही हैं, डिस्ट्रैक्शन एक तरीका है जो यूज़ किया जा सकता है अपने माइंड को उस प्रॉब्लम से हटाने के लिए। हमारा माइंड जो है वो पूरा ध्यान अपने उन प्रॉब्लम्स पे, उन थॉट्स पे ही डाल देता है। तो ऐसे में ज़रूरी है कि हम खुद ही उस ध्यान को किसी और चीज़ में लगाएं। और हम नोटिस करेंगे जब हम बिजी रहते हैं, जब हम वो चीज़ें करते हैं जो हमें पसंद है करना, तो हमारा ध्यान पूरा उस चीज़ में लग जाता है और हमारा ध्यान अपनी परेशानियों से हट जाता है उस समय के लिए। तो डिस्ट्रैक्शन एक तरीका है जो हेल्प करता है उन नेगेटिव थॉट्स से कोप करने के लिए, क्योंकि अपनी फीलिंग्स के बारे में, अपने थॉट्स के बारे में कॉन्स्टेंटली हर समय सोचते रहना भी हेल्प नहीं करता, वो हमारे मूड को और ज़्यादा खराब कर देता है। ऑपोजिट एक्शन एक और तरीका है, मतलब कई बार हमें कुछ अर्जेस होते हैं, जैसे कि अगर मुझे घबराहट हो रही है तो मुझे बाहर जाने का मन नहीं करेगा। जब भी मुझे घबराहट होती है मैं लोगों से बात करना अवॉइड करता हूँ, मैं एकदम अपने कमरे में बैठ जाता हूँ। वो हमारी घबराहट और उदासी को और ज़्यादा बढ़ा देता है। तो ये ध्यान रखना कि मुझे अभी क्या महसूस हो रहा है। अगर मुझे घबराहट हो रही है और मैं मोस्टली घबराहट में अंदर बैठ जाता हूँ, तो मैं उसका बिल्कुल उल्टा करूँ। मैं जाके लोगों से मिलूं या बाहर जाऊं किसी के साथ, या लोग जिस सिचुएशन को अवॉइड कर रहा हूँ जाके उसी में इन्वॉल्व होने की कोशिश करूं। तो इसमें भी देखा गया है कि ये हमारे मूड को, हमारे इमोशन को एकदम बदल देता है। तो जैसे उदासी है और हम अकेले रह रहे हैं, अगर हम उस समय बाहर किसी से मिलने चले जाएं, तो अकेले रहने का मन है लेकिन मैं बिल्कुल ऑपोजिट करूं, मैं बाहर चले जाऊं, सोशलाइज करूं, तो मुझे बेटर फील होगा। या बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट चल रहे हैं तो उस वक्त मैं अपने आप को कुछ पॉजिटिव चीज़ें बोलने लगूं, उसका बिल्कुल उल्टा करूं, तो वो हमारे इमोशन को, मूड को रेगुलेट कर लेता है। इमोशनल अवेयरनेस एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अपनी फीलिंग्स की अवेयरनेस होना भी बहुत हेल्प करता है। कई बार हमें कुछ महसूस हो रहा है और हम बस कहते हैं कि बस अच्छा नहीं लग रहा है, जब हमें पता नहीं कि हमें महसूस क्या हो रहा है या ये क्या थॉट्स हैं जो हमें परेशान कर रहे हैं, तो हम उसका समाधान भी नहीं कर सकते। तो ऐसे में चाहे जर्नलिंग करना हो, जो हमें महसूस हो रहा है, जो हम सोच रहे हैं उसे लिखना, या फिर एक लिस्ट ऑफ इमोशंस बनाना कि अभी मुझे दिन भर में क्या क्या महसूस हो रहा था, ताकि मैं समझ सकूं कि मैं उसका क्या कर सकता हूँ। अगर मुझे घबराहट हो रही है तो मैं घबराहट में क्या कर सकता हूँ, उदासी हो रही है तो मैं उदासी में उसका ऑपोजिट क्या कर सकता हूँ। या फिर सिर्फ इस चीज़ के लिए, क्योंकि हम किसी और से अपनी फीलिंग्स की बात नहीं कर सकते, तो कई बार उसको लिखने से उसको बाहर निकालने का एक तरीका मिलता है और वो भी हमारे ऊपर से वो प्रेशर, वो बर्डन हटा देता है। क्योंकि जितना हम अपनी फीलिंग्स को सप्रेस करते रहेंगे वो अंदर ही अंदर इकट्ठा होते रहते हैं, अंदर ही अंदर बढ़ते रहते हैं। तो उसे किसी ना किसी तरीके से, अगर आपके आसपास कोई नहीं है बात करने के लिए, कोई प्रोफेशनल भी नहीं है, तो जर्नलिंग करके उसको लिख के उसको बाहर निकालना बहुत ज़रूरी हो जाता है।
सो आप पॉजिटिव थिंकिंग कैसे फॉस्टर कर सकते हो, मतलब आप अपने लिए कैसे इन मानसिक परिस्थितियों का सामना कर सकते हो, प्रॉब्लम्स का। कई बार पॉजिटिव चीजें सोचने से, मतलब कि जो भी आपके पास्ट में अच्छी चीजें हुई हैं, मानसिक परेशानियां ये भी करती है कि हमारा पूरा ध्यान जो नेगेटिव इवेंट्स हुए हैं उन पे चला जाता है। चाहे मेरी लाइफ में 5 नेगेटिव हुए और 10 पॉजिटिव इवेंट्स हुए हों, मेरा ध्यान उन 5 नेगेटिव इवेंट्स पे ही जाएगा। सो ऐसे में वो जो बाकी के पॉजिटिव इवेंट्स मेरे साथ हुए हैं उन पे ध्यान लगाना, उन पे अपना अटेंशन फोकस करना इम्पोर्टेंट हो जाता है। कई बार किसी और की हेल्प करने से भी मानसिक रूप से हमारा मूड बहुत रेगुलेट होता है। तो थोड़ी बहुत कुछ चीज़ें करना जो दूसरों के लिए हो सकती है, वो भी हमारा ध्यान भी हटाता है और हमें उससे बेटर फील होता है। ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करना, मतलब कि एक इमोशन है जो नेगेटिव इमोशंस हो सकते हैं, उदासी हो सकती है, गुस्सा हो सकता है, चिड़चिड़ापन हो सकता है, फ्रस्ट्रेशन हो सकता है। उसके अलावा थैंकफुल होना, मतलब क्या चीज़ें आपकी लाइफ में अच्छी चल रही हैं, किसी और ने आपकी किस तरीके से मदद की है, उसके लिए उनको कॉम्प्लीमेंट करना, उसके लिए उन्हें थैंक करना भी एक इमोशन है। ग्रैटिट्यूड एक इमोशन है जो बहुत मदद कर सकता है। एक और चीज़ है जो देखी गई है बहुत हेल्पफुल मानसिक परेशानियों में, जिसे हम माइंडफुलनेस बोलते हैं। माइंडफुलनेस का मतलब है कि आप कैसे अपने आप को इस मोमेंट में रखो, आप कैसे अपने आप को अभी आज इसी वक्त में रखो। क्योंकि कई बार जब हम मानसिक परेशानियों से गुजर रहे हैं तो या तो हम पास्ट में होते हैं कि पास्ट में क्या हुआ वही थॉट्स हमारे दिमाग में चलते रहते हैं, या फिर हम फ्यूचर पे बहुत ज़्यादा फोकस्ड हो जाते हैं कि आगे क्या होगा, वही चिंताएं हमारे दिमाग में चलती हैं। तो मानसिक परेशानियां कई बार हमें आज से दूर ले जाती हैं। तो उस आज में रहने के लिए माइंडफुलनेस की कई मेडिटेशन प्रैक्टिसेस होती हैं जो कि हमें हेल्प करती हैं कि हम अभी में कैसे रहें। ये माइंडफुलनेस जो है कुछ ऐसा है कि इंस्टेड ऑफ कि मैं ये सब सोच रहा हूँ कि कल क्या हुआ था, आगे क्या होगा, मुझे क्या करना है, अभी मेरे जो आसपास चल रहा है मैं उस पर ध्यान दूँ। तो एक तरीका माइंडफुल होने का या अभी में होने का ये है कि हम अपने सेंसेस का यूज़ करें। एक चीज़ जो हमेशा आज में रहती है वो है हमारा शरीर। तो जो भी हम देख सकते हैं अपने आसपास, जो भी हम सुन सकते हैं, जो भी हम स्मेल कर सकते हैं, जो भी हम फील कर सकते हैं, उस पे ध्यान देना अपने आसपास। इसकी एक बहुत छोटी सी टेक्निक है कि आपके आसपास क्या हो रहा है, क्या देख सकते हैं, किस तरह के कलर्स दिख रहे हैं, क्या चीज़ें दिख रही हैं, उन पे गौर करना। क्या आवाज़ें आपको सुनाई दे रही हैं, ऐसी आवाज़ों पे गौर करना। क्या आपको फील हो रहा है उस चीज़ पे, अगर आपके जो फीट हैं वो फ्लोर पे हैं तो आपको ज़मीन फील हो रही है, या आप कुछ टच करें उसको फील कर सकते हैं, तो उस पे ध्यान देना। या कई बार कुछ स्मेल्स आ रही हैं, कई बार हम कुछ खा रहे होते हैं बट हमारा ध्यान अपने खाने पे नहीं है, हमारा ध्यान दिमाग में जो 10 तरह के थॉट्स चल रहे हैं उन पे हैं। तो जो हमारे सामने है उस चीज़ पे एकदम ध्यान देना अपने सारे इंद्रियों का यूज़ करके, वो हमें माइंडफुलनेस में बहुत हेल्प करता है। ये कुछ तरीके हैं जिससे आप खुद से ये सारी मानसिक परेशानियों का सामना कर सकते हैं, मानसिक बीमारियों में आप अपनी तरफ से जो कर सकते हैं। कब आपको एक मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल, कब आपको एक मनोचिकित्सक या मनोवैज्ञानिक पे जाने की ज़रूरत है? अगर आपको बहुत सारे सिम्टम्स एक साथ हो रहे हैं जो हमने बात की आज, वो आपके थॉट लेवल पे हो सकते हैं कि विचार बहुत सारे आ रहे हैं एक तरीके के, या फीलिंग्स बहुत तरीके की फीलिंग्स महसूस हो रही हैं, या फिर हमारा व्यवहार एकदम बदल गया है। तो इन तीनों लेवल पे अगर बहुत सारी चीज़ें एक साथ चल रही हैं तो आपको एक प्रोफेशनल को दिखाने की ज़रूरत है। अगर बहुत ज़्यादा आपकी फंक्शनिंग अफेक्ट हो गई है, मतलब कि लोगों से बातचीत में, सोशल स्फीयर में, या फिर ऑक्यूपेशनल फंक्शनिंग, यानी कि मैं क्या चीज़ें अपने काम में नहीं कर पा रहा हूँ, अगर वो बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो गया है कि अब मेरा काम ठीक से नहीं हो रहा है, मुझे कंप्लेंट्स आने लगी हैं, मुझे महसूस हो रहा है मेरी फंक्शनिंग बहुत अफेक्ट हो गई है, या फिर मैं लोगों से बात करने का मन ही नहीं करता, तो मेरा व्यवहार औरों की तरफ बहुत बदल गया है, ऐसे में भी हमें एक प्रोफेशनल को दिखाने की ज़रूरत है। एंड ऑफ कोर्स
अगर हमें किसी भी तरीके के विचार आ रहे हैं अपने आप को हानि पहुंचाने के लिए, कोई भी सुसाइडल थॉट्स आ रहे हैं, चाहे वो ये हो कि हमें जीना नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं है, या फिर ये हो कि मैं इस तरीके से अपने आप को हार्म कर लेता हूँ, या मैं चाहता हूँ कि मैं मर जाऊँ, तो ऐसे में हमें किसी को देखना बिल्कुल उसी वक़्त ज़रूरी है। इसको बहुत गंभीरता से लेना ज़रूरी है, क्योंकि एक मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल आपको इन सब चीज़ों से हेल्प करने के लिए मेडिकेशंस के थ्रू या फिर थेरेपी के थ्रू, यानी कि इसके लिए कई दवाइयाँ होती हैं जो हमने बात की, डिप्रेशन हो, घबराहट हो, एंग्जाइटी की प्रॉब्लम हो, या कोई भी और सिम्पटम्स आपको हो रहे हैं, नींद का डिस्टर्बेंस हो, इस सब में दवाइयाँ भी बहुत इफ़ेक्टिव होती है जो आपको इससे बाहर निकलने में हेल्प कर सकती है एकदम। और थेरेपी जिसमें कि आप कई तरीके की ऐसी स्किल्स सीखते हैं अपने थॉट्स से, अपनी फीलिंग्स से, कैसे कोप करना है, अपने बिहेवियर में क्या-क्या चेंज लाना है ताकि आप इस बीमारी से बाहर निकल सको। ये ऑप्शंस आपके पास हैं, तो ऐसे में किसी को देखना, किसी मेंटल प्रोफेशनल को दिखाना बहुत ज़रूरी है। थैंक यू।